बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सीपोर फोटोसिंथेसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो लेक्चर को। तो हेडिंग हमने डाल दिया है सीपोर फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, सीपोर फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करते हैं कि सीपोर फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो नेक्स्ट वन हेडिंग हमने डाल दिया है डिफिनीशन का। तो इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह है, इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा अमल है इन विच अ 4 कार्बन कंपाउंड इज प्रोड्यूस, जिसमें एक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है जो कि 4 कार्बन का होता है। उसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो उसके अंदर 4 कार्बन पाए जाते हैं। तो ऐसा कंपाउंड प्रोड्यूस होता है इस प्रोसेस में। एज अ फर्स्ट प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट, इस प्रोसेस का जो पहला प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन कंपाउंड होता है। इज कॉल्ड सीपोर फोटोसिंथेसिस, इसको कहा जाता है सीपोर फोटोसिंथेसिस। सीपोर फोटोसिंथेसिस क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनता है, एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है। तो ये हो गया इसका डिफिनीशन। अब इसके बाद नेक्स्ट वन आते हैं और इसका कुछ एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। तो नेक्स्ट वन हेडिंग हमने डाल दिया है एक्सप्लेनेशन का। तो एक्सप्लेनेशन में पॉइंट नंबर 1 है, इन नॉर्मल प्लांट्स, नॉर्मल प्लांट में दिस प्रोसेस इज कॉल्ड C3 फोटोसिंथेसिस। नॉर्मल प्लांट्स में, आम प्लांट्स में इस प्रोसेस को C3 फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। C3 फोटोसिंथेसिस क्या होता है, नॉर्मल प्लांट्स जो है उनके अंदर अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखा जाए और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी अगर डार्क रिएक्शन वाला पोर्शन देखा जाए, फोटोसिंथेसिस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन वाला पार्ट होता है और दूसरा लाइट इंडिपेंडेंट वाला पोर्शन होता है जिसको हम डार्क रिएक्शन का नाम देते हैं। तो नॉर्मल प्लांट में C3 फोटोसिंथेसिस जो है इसमें क्या होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन है उसमें 3 कार्बन वाला कंपाउंड सबसे पहले बनता है। वहाँ पे एक रिएक्शन होता है जिसको डार्क रिएक्शन कहा जाता है। उस डार्क रिएक्शन में पहला कंपाउंड जो बनता है वो 3 कार्बन का होता है। तो नॉर्मल प्लांट में इस प्रोसेस को C3 फोटोसिंथेसिस इसलिए कहा जाता है बिकॉज द फर्स्ट प्रोड्यूस कंपाउंड इज PGA। वहाँ पे जो पहला कंपाउंड बनता है जो कि 3 कार्बन का होता है उसको PGA कहा जाता है, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, या आप लोग कहें फॉस्फोग्लाइसरेट मॉलिक्यूल। समझ में आ गया। नेक्स्ट वन देखो, सम प्लांट्स ग्रोज इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे E.g. हॉट एंड ड्राई कंडीशन, जैसा कि हॉट एंड ड्राई कंडीशन हो गया। कुछ प्लांट हॉट एंड ड्राई कंडीशन में रहते हैं। अच्छा, जब रहते हैं तो क्या हुआ, सो द अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड सीपोर फोटोसिंथेसिस। तो उनमें फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है इसका एक मुतबादिल अल्टरनेटिव मैकेनिज्म वाला प्रोसेस वहाँ पे रन होता है जिसको सीपोर फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ये भी क्या है, फोटोसिंथेसिस ही है, लेकिन इस फोटोसिंथेसिस में जो डार्क रिएक्शन में पहला प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन का होता है, इसलिए हम इस प्रोसेस को नाम देते हैं सीपोर फोटोसिंथेसिस। सीपोर फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस का एक टाइप है जो कि बाज़ प्लांट में होता है जो कि ड्राई एंड हॉट कंडीशन में रहते हैं। वहाँ पे उन प्लांट्स में ये प्रोसेस रन होता है। कौन, सीपोर फोटोसिंथेसिस। और इसको सीपोर फोटोसिंथेसिस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस सीपोर फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन वाला पार्ट है उसमें पहला बनने वाला कंपाउंड जो होता है वो 4 कार्बन का होता है। उम्मीद है ये 2 पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट वन पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसा कि ग्रासेस, घास वगैरह हो गया। इसके अलावा माइज, ये भी हॉट एंड ड्राई टेम्परेचर में रहते हैं। इसके अलावा शुगर केन, गन्ना हो गया, ATC वगैरह वगैरह प्लांट जो हैं ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वन हेडिंग है हमारा मैकेनिज़्म। अब ये सीपोर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है इसका मैकेनिज्म किस तरह है, तो इसका मैकेनिज्म हम समझेंगे थ्रू डायग्राम। सी द डायग्राम। तो यहाँ पे चंद डायग्राम बना दिए हैं, इन डायग्राम्स के ज़रिए हम सीपोर फोटोसिंथेसिस का पूरा मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे और उसको कंपेयर भी करेंगे किस चीज़ के साथ, C3 फोटोसिंथेसिस। C3 प्लांट्स जो है उनके अंदर जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, उसके साथ थोड़ा बहुत इसका कंपैरिजन भी पढ़ेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इन डायग्राम्स को और इसको थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 लीव्स बना दिए हैं। ये फर्स्ट वन लीव जो है ये मैंने बना दिया है कौन से प्लांट का, C3 प्लांट का। मतलब ये ऐसे प्लांट है जिनके फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन में जो पहला बनने वाला कंपाउंड होता है वो 3 कार्बन का होता है। तो ये हो गया C3 प्लांट। यहाँ पे मैंने एक दूसरा प्लांट वाला लीप बना दिया है, दिस वन इज कॉल्ड सीपोर प्लांट लीप। ये एक पता है किस चीज़ का, सीपोर प्लांट का।
पहले डिस्कस करते हैं C3 प्लांट वाला। तो C3 प्लांट वाला लीप जो है, इसका आखिरी सिर्रे वाला पोर्शन जो है उसको हमने काट दिया है और अपने सामने रख दिया है। तो इसमें सबसे पहले एक अपर सेलो का लेयर होता है जो एक दूसरे के साथ करीबी के साथ जुड़े होते हैं, इनके बीच में कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता। और ये सेलो का लेयर जो है इसको कहा जाता है अपर एपिडर्मिस। इसको मैंने सिंपली UE से रिप्रेजेंट कर दिया। U मीन्स अपर और E मीन्स एपिडर्मिस। यहाँ पे स्पेस वगैरह की कमी है, इसलिए मैं ये शॉर्टकट वर्ड इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। और इसी तरह सेम इस नीचे पोर्शन पे भी एक सिंगल लेयर होता है सेलो का, ये दिखाई दे रहे होंगे जो मैंने ब्लैक कलर से बना दिए हैं। दिस वन इज कॉल्ड लोअर एपिडर्मिस, इसको लोअर एपिडर्मिस कहा जाता है। ओके, अब देखो आगे। इन एपिडर्मल लेयर में, अपर में और लोअर में, इनमें कुछ छोटे छोटे बीन शेप वाले सेल होते हैं, ये दिखाई दे रहे हैं जो मैंने ब्लू कलर से बना दिए हैं। इनको कहा जाता है गार्ड सेल्स। ये हो गए गार्ड सेल्स। और इन गार्ड सेल के बीच में एक छोटा सा ओपनिंग होता है, ये दिखाई दे रहा होगा, जिसके जरिए गैसियस एक्सचेंज होता है। दिस वन इज कॉल्ड स्टोमा, इसको स्टोमा कहा जाता है। अच्छा, सेम इसी तरह ये दो भी हैं। अब अपर और लोअर एपिडर्मिस जो है, इनके बीच में कुछ सेल्स पड़े होते हैं। यहाँ पे मैंने चंद सेल्स बना दिए हैं रेड कलर के। तो ये रेड कलर के सेल्स जो हैं, इनको कहा जाता है पेलिसेड मीजोफाइल। इसको पेलिसेड मीजोफाइल कहा जाता है। यह हो गया पेलिसेड मीजोफाइल। यह रेड कलर के सेल जो हैं, इनके नीचे ये ग्रीन कलर के सेल दिखाई दे रहे होंगे। ये क्या कहलाते हैं? ये सेल कहलाते हैं स्पोंजी मीजोफाइल। ये क्या कहलाते हैं? स्पोंजी मीजोफाइल। और इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है मीजोफाइल टिश्यू। इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? मीजोफाइल टिश्यू। मैंने सिंपली MT से रिप्रेजेंट कर दिया, मीजोफाइल टिश्यू। ये समझ में आ गया? अब आगे देखो, आगे इस मिडल रीजन में यहाँ पे दो टाइप ऑफ टिश्यू पड़े होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट वगैरह में हेल्प करते हैं। इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है वास्कुलर बंडल। ये क्या कहलाते हैं? वास्कुलर बंडल। इनको वास्कुलर बंडल कहा जाता है। और इन वास्कुलर बंडल में दो टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं। एक को कहा जाता है जाइलम टिश्यू, जो कि फ्लूइड वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसको मैंने X से रिप्रेजेंट कर दिया, जाइलम को। और दूसरा टिश्यू होता है प्लोएम टिश्यू, इसको मैंने सिंपली P से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हो गया एनाटमी ऑफ दी C3 प्लांट। C3 प्लांट का जो एनाटोमिकल स्ट्रक्चर है लीफ का, इस तरह होता है। अब आगे देखो और C4 प्लांट का स्ट्रक्चर देखते हैं। C4 प्लांट में सेम इसी तरह ही एक अपर लेयर है जिसको अपर एपिडर्मिस कहा जाता है, UE। और सेम इसी तरह एक नीचे साइड पे भी है जिसको लोअर एपिडर्मिस कहा जाता है, LE। ठीक है। और इनके बीच में अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में यहाँ पे कुछ सेल्स पड़े होते हैं जिनको मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है। और ये सारे सेल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरे रेड कलर के सेल, ये कहलाए जाते हैं मीजोफाइल टिश्यू। तो इसको मैंने MT से रिप्रेजेंट कर दिया, मीजोफाइल टिश्यू। समझ में आ गया? अब आगे देखो, ये मीजोफाइल टिश्यू जो है, इसके बीच में यहाँ पे एक सर्कुलर लेयर होता है सेलों का, जो मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये लेयर कहलाया जाता है बंडल शीथ। इसको बंडल शीथ कहा जाता है। और ये बंडल शीथ जो है, ये C3 प्लांट में एब्सेंट होता है, यहाँ पे नहीं है। अच्छा, और यहाँ पे मौजूद है। और बंडल शीथ के बीच में क्या पड़ा होता है? वास्कुलर बंडल। और वास्कुलर बंडल में एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। और अपर और लोअर एपिडर्मिस में सेम इसी तरह कुछ सेल्स भी होते हैं जिनको गार्ड सेल कहा जाता है। और इसी तरह सेम स्टोमेटा वगैरह भी होती है। तो ये हो गया C4 प्लांट का एनाटमी। अब इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है और इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, तो इसको डिटेल के साथ देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने
दो छोटे छोटे डायग्राम्स बना दिए हैं, इनके ज़रिए हम इसका पूरा मैकेनिज़्म डिस्कस करते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं किस चीज़ को, C3 प्लांट को। C3 प्लांट में के अंदर क्या कहानी होता है। C3 प्लांट के यहाँ पे क्या मौजूद है, एपिडर्मल सेल, और एपिडर्मल सेल के नीचे क्या मौजूद है, मीजोफाइल टिश्यू वाले सेल। तो मीजोफाइल टिश्यू वाले सेल जो हैं, इनके पास क्या होता है, इनके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मौजूद होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया है, एक सेल उठा दिया है, ये भी रेड कलर का है और ये भी रेड कलर का है। तो देखो कि इसके अंदर क्या कहानी होता है। तो असल डिफरेंस इनका जो है वो डार्क रिएक्शन में होता है। तो यहाँ पे हम लाइट रिएक्शन को, फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन वाला पार्ट है उसको डिस्कस नहीं करते, उनमें डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस किस चीज़ में छुपा हुआ है, डिफरेंस डार्क रिएक्शन में छुपा हुआ है। तो ये मैंने सेल ले लिया और सेल के अंदर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा और क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा वाला रीजन होगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू है कौन से रीजन में, स्ट्रोमा रीजन में। ये कोई साइटोप्लाज्मिक एरिया में नहीं है, ये स्ट्रोमा रीजन में कंटिन्यू है। तो आगे देखो, तो सबसे पहले क्या होता है कि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आते हैं, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, और ये एंटर हो जाते हैं कहाँ पे, साइटोप्लाज्मिक एरिया में, और साइटोप्लाज्मिक एरिया से ये फिर क्लोरोप्लास्ट की तरफ चले जाते हैं। तो ये आ गया है कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट की तरफ। तो जब क्लोरोप्लास्ट की तरफ ये आ जाता है तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा रीजन जो है वहाँ पे एक मॉलिक्यूल यहाँ पे पड़ा होता है जिसको RUBP कहा जाता है। RUBP मीन्स राइबोलोज बाई फॉस्फेट मॉलिक्यूल, जो कि एक 5 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। अच्छा आगे देखो, ये RUBP मॉलिक्यूल ये कंबाइन हो जाता है किस चीज़ के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के साथ, और ये बना देता है एक अनदर मॉलिक्यूल जिसको कहा जाता है PGA मॉलिक्यूल। तो ये चला गया और ये भी इसके साथ ऐड हो गया और इसने बना दिया PGA मॉलिक्यूल। और ये PGA मॉलिक्यूल जब ये बना देता है तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसको कहा जाता है रोबिस्को एंजाइम। ये क्या है, एक एंजाइम है जिसको कहा जाता है रोबिस्को एंजाइम। तो ये रोबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को RUBP के साथ फिक्स करके PGA मॉलिक्यूल बना देता है। और ये PGA मॉलिक्यूल जो होता है ये 3 कार्बन कंपाउंड का होता है। यहाँ पे 2 PGA मॉलिक्यूल बन जाते हैं, लेकिन हम उतना बैलेंसिंग की तरफ नहीं जाएंगे, हमारा सिंपल काम है PGA मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि ये 5 कार्बन वाला है और ये 1 कार्बन वाला कंपाउंड, जो जब दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे तो 3 कार्बन वाले कंपाउंड बन जाएंगे। अच्छा, फिर क्या होता है, ये PGA मॉलिक्यूल लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ हो जाता है इस एरिया में, और ये कन्वर्ट हो जाता है एक अनदर मॉलिक्यूल में विच इज़ कॉल्ड PGAL। और ये PGAL आगे कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, अगेन RUBP मॉलिक्यूल में, और साथ में बना देता है रास्ते में ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ये बन गया ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल फिर आगे भेज दिया जाता है कहाँ पे, वास्कुलर बंडल की तरफ, और वास्कुलर बंडल में ये फ्लोएम के ज़रिए फिर सारे प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, इस साइकिल को कहा जाता है डार्क रिएक्शन, और इसका दूसरा नाम होता है केल्विन साइकिल। केल्विन एक साइंटिस्ट है, इसने डिस्कवर किया है तो इसलिए उसने अपना नाम दे दिया है। तो ये हो गया केल्विन साइकिल। ये कहाँ पे कंटिन्यू होता है, ये C3 प्लांट में ऐसा कहानी होता है डार्क रिएक्शन का, इसलिए इनको हमने यह नाम भी दिया हुआ है C3 प्लांट, क्योंकि इसके डार्क रिएक्शन में या केल्विन साइकिल में जो पहला कंपाउंड बनता है RUBP और कार्बन डाइऑक्साइड के मेलाप से, वो होता है C3 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एंट्री होगा स्टोमेटा के जरिए, फिर कहाँ पे चला जाएगा, मीजोफिल सेल में। मीजोफिल सेल में ये ग्लूकोज को प्रिपेयर करेगा और फिर ये आगे भेज देगा किस चीज़ को, डायरेक्टली टू द फ्लोएम, और फ्लोएम के जरिए बॉडी के, प्लांट बॉडी के बाकी मादा हिस्सों को ये ट्रांसफ़र किया जाएगा। ओके, तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन वाला पार्ट C3 प्लांट में। अब C4 प्लांट में डार्क रिएक्शन वाला, फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन वाला पार्ट देखें कि यहाँ पर क्या होता है। तो वहाँ पे हमने क्या डिस्कस कर लिया कि एपिडर्मल सेल के नीचे क्या होते हैं, मीजोफाइल टिश्यू वाले सेल, मीजोफाइल टिश्यू के नीचे फिर क्या होते हैं, बंडल शीथ वाले सेल, और बंडल शीथ के अंदर क्या होता है, फिर जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, वास्कुलर बंडल। ओके, तो इसमें एक सेल इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस में, वो भी मीजोफिल सेल। और वहाँ पे क्या, वहाँ पे मीजोफिल सेल में भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, और इसके अलावा बंडल शीथ सेल में भी मौजूद होते हैं। तो दोनों
फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए अभी इनके अंदर ये डार्क रिएक्शन का जो पार्ट है, फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन वाला पार्ट, ये कैसे परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 सेल बना दिए हैं, एक रेड कलर का जिस तरह वहाँ पे है, ये है मेसोफाइल टिश्यू वाला सेल, और इसके अलावा ये मैंने दूसरा उठा दिया है एक ब्लैक कलर वाला सेल जो कि वहाँ पे क्या है, बंडल शीथ वाला सेल। ठीक है, अब आगे देखो, जब सीपोर प्लांट में फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन स्टार्ट होता है तो कैसे स्टार्ट होता है। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेता है, एंट्री लेता है। ये हो गया CO2 मॉलिक्यूल, ये चला गया कहाँ पे, ये चला गया सेल के अंदर, ये हो गया CO2। अब यहाँ पे एक चंद पॉइंट देखो, ये प्रोसेस जो है ये मेसोफिल सेल के साइटोप्लाज्मिक एरिया में कंटिन्यू है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनमें इस प्रोसेस का आधा पोर्शन साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होता है और आधा पोर्शन कहाँ पे परफॉर्म होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो चलिए इस प्रोसेस को डिस्कस करते हैं और रास्ते में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कितना प्रोसेस कहाँ पे होता है। तो जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की एंट्री हो जाती है तो साइटोप्लाज्मिक एरिया में एक मॉलिक्यूल पड़ा होता है जिसको कहा जाता है PEP, फोस्फोइनोल पायरोवेट मॉलिक्यूल। ये फोस्फोइनोल पायरोवेट मॉलिक्यूल जो कि 3 कार्बन का है, ये कंबाइन हो जाता है किस चीज़ के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के साथ। इसका फिक्सेशन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का फिक्सेशन हो जाता है और इससे बन जाता है एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड विच इज़ कॉल्ड ऑक्सालो एसीटेट। और ऑक्सालो एसीटेट क्या है, ये आयोनाइज फॉर्म है किस चीज़ का, ऑक्सालो एसेटिक एसिड का। बुक में इसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया है, OAA, ऑक्सालो एसेटिक एसिड। तो आप ऑक्सालो एसेटिक एसिड कहें या एसीटेट कहें, सॉरी ऑक्सालो एसिटिक एसिड कहें या ऑक्सालो एसीटेट कहें, ये एक ही बात है। एक आयोनाइज फॉर्म है और एक अनआयोनाइज फॉर्म है। ठीक है, ये वाला आयोनाइज फॉर्म है, ये 4 कार्बन कंपाउंड होता है, इसलिए इस प्रोसेस को सीपोर फोटोसिंथेसिस का नाम दिया गया है। ये बास प्लांट में होता है ये प्रोसेस सीपोर फोटोसिंथेसिस। इसमें पहला कंपाउंड ऑक्सालो एसीटेट बनता है जो कि 4 कार्बन का होता है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। अब जब PEP जो है और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों ऑक्सालो एसीटेट बनाते हैं तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसको कहा जाता है पिप को एंजाइम। पिप को एब्रीवेशन किस चीज़ का है, फोस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये क्या है, एक एंजाइम है फोस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये कार्बन डाइऑक्साइड को PEP के साथ, क्योंकि एक 3 कार्बन कंपाउंड है, इसके साथ फिक्स कर देता है। ओके, आगे ऑक्सालो एसीटेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ के अंदर, मेलेट के अंदर। ये ऑक्सालो एसीटेट तक ये प्रोसेस बाज़ जगहों पे लिखा गया है कि ये साइटोप्लाज्मिक एरिया में परफॉर्म होता है बास प्लांट के अंदर। और बास प्लांट के अंदर क्या होता है, ऑक्सालो एसीटेट के बाद मेलेट से पायरोवेट का बनना, ये प्रोसेस कहाँ पे परफॉर्म होता है, सॉरी ऑक्सालो एसीटेट से मेलेट का बनना ये कहाँ पे परफॉर्म होता है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर परफॉर्म होता है। लेकिन मेजॉरिटी प्लांट जो है उनके ये साइटोप्लाज्मिक एरिया में ही बनता है। ठीक है, ये बन गया मेलेट। मेलेट मॉलिक्यूल जो बनता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक NADPH2 मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है NADP में। ठीक है, मेलेट जब बन जाता है तो ये आगे भेज दिया जाता है कहाँ पे, इस सेल से फिर आगे भेज दिया जाता है बंडल शीथ सेल की तरफ। बंडल शीथ सेल की तरफ जब ये चला जाता है तो ये टूट जाता है 2 मॉलिक्यूलों के अंदर। एक ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है और दूसरा ये बना देता है पायरोवेट मॉलिक्यूल। ठीक है, और साथ में क्या होता है कि यहाँ पे एक NADP जो है ये रिड्यूस होके NADPH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा आगे देखो, ये पायरोवेट जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ये पायरोवेट फिर आगे भेज दिया जाता है अगेन कहाँ पे, मेसोफिल सेल्स में। ठीक है, और मेसोफिल सेल में ये आ जाता है और इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है PEP में अगेन, ताकि फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को उठाए और इसी तरह ये साइकिल कंटिन्यू होता रहे। लेकिन पायरोवेट जब PEE में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे एक ATP मॉलिक्यूल यूज़ होके ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखो बंडल शीथ सेल में और कहानी क्या होता है। तो बंडल शीथ सेल में आ गया कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे बंडल शीथ सेल का जो क्लोरोप्लास्ट है उसके स्ट्रोमा रीजन में यह प्रोसेस कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल पड़ा होता है जिसको कहा जाता है RUBP। अगेन दिस RUBP मॉलिक्यूल कंबाइन विद दी
कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल, ये कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल के साथ फिर कंबाइन हो जाता है और बना देता है PGA मालिक्यूल, जो कि एक त्रिकार्बन कंपाउंड वाला होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एंजाइम पड़ा होता है उसको कहा जाता है रोबेस्को एंजाइम। यहाँ पे रोबेस्को एंजाइम होता है। ठीक है, रोबेस्को एंजाइम बंडल शीट में पड़ा हुआ है और पिपको एंजाइम मीजोफिल सेल में होता है। यहाँ पे पिपको नहीं होता और यहाँ पे रोबेस्को नहीं होता। ठीक है, PGA मालिक्यूल आगे कन्वर्ट कर दिया जाता है PGAL में, PGAL को अगेन कन्वर्ट कर दिया जाता है RUBP में, और जब ये RUBP में कन्वर्ट होता है तो रास्ते में ग्लूकोज मालिक्यूल का प्रोडक्शन भी कर देते हैं। ओके, फिर इस ग्लूकोज मालिक्यूल को आगे भेज दिया जाता है और चला जाता है ये वस्कुलर बंडल की तरफ, और वस्कुलर बंडल में ये फ्लोएम की तरफ चला जाता है और फ्लोएम के जरिए फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट फ्लोएम स्ट्रक्चर। ओके, इसके अंदर हमने P लिख दिया है, P मीन्स फ्लोएम। तो ये सारा प्रोसेस होता है किस चीज़ का? सीपोर फोटोसिंथेसिस का। अब यहाँ पे चंद पॉइंट्स है, इनको देखो। यहाँ पे इस सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, इंतहाई कम होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड इस रास्ते से आ रहा होता है और मुसलसल क्या कर रहा होता है, ये फिक्स हो रहा होता है RUBP के साथ और ग्लूकोज मालिक्यूल का प्रोडक्शन कर देता है। तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन मालिक्यूल की कम होने का बहुत फ़ायदा होता है। वो कैसे? वो इस तरह कि जब इसका मकदार कम होता है तो रोबेस्को एंजाइम जो है अपना कोशिश कर लेता है कि मैं क्या करूं, कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूलों को अपने साथ फिक्स करूं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूलों को यूज़ कर देता है और फूड मालिक्यूल का प्रोडक्शन कर देता है। हॉट एंड ड्राई एनवायरनमेंट में ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर देता है और उससे बना देता है ऑर्गेनिक फूड, जिसे कहा जाता है ग्लूकोज। और यहाँ पे ऑक्सीजन अगर ज़्यादा होता, तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, इस यहाँ पे क्या प्रोसेस होगा, फिर यहाँ पे प्रोसेस होगा फोटो रिस्पायरेशन। ये यहाँ पे फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस फिर कंटिन्यू होता, लेकिन वो जो कि क्या है, एक एनर्जी वेस्टिंग प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी वेस्ट होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ये रोबिस को क्या करता है, फिक्स कर देता है और ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज मालिक्यूल बना देता है। ये ग्लूकोज मालिक्यूल फिर प्लांट बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और इनके ज़रिए प्लांट बॉडी का ग्रोथ होता है। इसके ज़रिए क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि उसके ज़रिए प्लांट बॉडी का ग्रोथ होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट और है, ये सीपोर प्लांट जो है इनका लीफ का एनाटमी डिफरेंट है C3 प्लांट से। ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि C3 प्लांट में मसला क्या था, वहाँ पे मसला ये था कि जब स्टोमेटा बंद हो जाते थे तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता था। फिर क्या होता था, फिर ऐसा होता था कि यहाँ पे फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू होता था। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, रोबिस को फिर यहाँ पे ऑक्सीजन को उठा देता था। लेकिन सीपोर प्लांट जो है उन्होंने अपने अंदर ऐसी एडॉप्टेबिलिटी लाई हुई है, अपने आप को क्या कर दिया है, एडॉप्ट कर दिया है हॉट एनवायरनमेंट एंड ड्राई एनवायरनमेंट के लिए, कि इसने अपना एनाटमी कुछ इस तरह चेंज कर दिया है कि यहाँ पे बंडल शीथ सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन वेरी लो होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता ही नहीं होता है, लेकिन बिल्कुल इंतहाई कम होता है। तो इन्होंने अपना एनाटमी ऐसा बना दिया है कि यहाँ पे बंडल शीथ सेल में ऑक्सीजन मालिक्यूलों का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। जब बहुत कम होता है तो रोबेस को क्या करता है, ये नहीं उठा देता, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन तो कम है, और जब इसका कंसंट्रेशन हाई हो जाता है तो फिर रोबेस को इसको उठा देता है। तो इसका कंसंट्रेशन कम है, रोबेस को इसको नहीं उठाता और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूलों को इस्तेमाल करता है। तो ये हो गया इसका रीज़न कि इसका एनाटमी क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है ताकि इस फोटो रिस्पायरेशन वाले प्रोसेस से अपने आप को बचाया जा सके। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे देखो, एक पॉइंट और है, और वो पॉइंट ये है कि वहाँ पे फोटो रिस्पायरेशन में भी ATP का यूज़ हो रहा था और यहाँ पे भी ATP का यूज़ हो रहा है। तो दोनों क्या हैं, दोनों इस तरह दिखाई देते हैं जैसा कि एनर्जी वेस्टिंग प्रोसेस है, लेकिन ये
बात सही है। दोनों क्या है, एनर्जी वेस्टिंग प्रोसेस है। ये भी एनर्जी वेस्टिंग प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे ये भी एटीपी को यूज़ करता है जब पायरुवेट को फोस्फोइनोल पायरुवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ये C4 फोटोसिंथेसिस इससे इसलिए बेटर है क्योंकि यहाँ पे एटीपी तो यूज़ हो रहा होता है, एटीपी तो यूज़ हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज का प्रोडक्शन काफ़ी हाई होता है। जब ग्लूकोज का प्रोडक्शन काफ़ी हाई होता है तो प्लांट बॉडी का ग्रोथ रेट क्या होता है, हाई होता है। तो प्लांट ग्रोथ जो है वो एक किस्म का फ़ायदा है प्लांट के लिए। एनर्जी तो यूज़ हो रहा है लेकिन फिर फ़ायदा तो है, ग्रोथ तो हो रहा है। लेकिन C3 प्लांट में ऐसा कहानी नहीं था, ठीक है। तो इसलिए C4 प्लांट ने अपना एनाटमी थोड़ा बहुत चेंज किया हुआ है ताकि पोटो रिस्पायरेशन वाला प्रोसेस जो है इसको हैंडल किया जा सके, ठीक है। तो ये था C4 फोटोसिंथेसिस। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। और ये था लास्ट वन टॉपिक बायो एनर्जेटिक का। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोटिस्टा एंड फंजाई वाला चैप्टर। अगर कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहता हूँ तो ले ले, मैं व्हाइट बोर्ड से हट जाता हूँ।